चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर जिसे पहले समझें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। पहले हम लोग को क्या करना है? वास्तविक संख्या समझना कि किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या समझने के पहले हमें क्या समझना कि संख्याएं क्या होती है। संख्या क्या होती है, यानी संख्या क्या होती है, संख्याएं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं संख्याएं क्या है। संख्याएं, संख्या क्या होती है? संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या क्या होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। क्या है? वास्तविक संख्या। एक है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एक है सम्मिश्र संख्या, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं, जिसे सम्मिश्र। क्या है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है? सम्मिश्र संख्या को जिसे क्या होता है, जिसे वास्तविक संख्या में जिसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 5/6 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, रूट में 4 हो गया, रूट में 2 हो गया, ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। लेकिन सम्मिश्र संख्या क्या होती है? ये सब वास्तविक संख्या होती है। और सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या में जिसे अंडर रूट में क्या होगा? अंडर रूट में माइनस की संख्या है। अंडर रूट में जैसे -2 हो गया, अंडर रूट में -4 हो गया, ये सब क्या है? सम्मिश्र संख्या है। लेकिन हमें क्या है? सम्मिश्र संख्या नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। क्या है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। सम्मिश्र संख्या हमें आगे पढ़ना होगा, अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या में पहले हमें क्या पढ़ना है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? वास्तविक संख्या के भी प्रकार होते हैं। क्या होता है? एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय। पहले उसे समझते हैं कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। क्या है? वास्तविक संख्या दो प्रकार की। कौन है? एक परिमेय है, एक परिमेय है, और दूसरा क्या है? अपरिमेय है। दूसरा अपरिमेय है। पहला क्या है? परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जो संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या यानी कि बटा के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोल दिए कि 3/4 7/4 हो गया। यहाँ पे P का मान क्या है? यहाँ पे P का मान 7 है और Q का मान कितना है? 4 है। लेकिन अगर हम बोल दिए कि 2/3, ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हाँ यह परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटा के रूप में लिखा गया है। अगर हम बोल दिए कि 2/4 कितना है? 0, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप बोलोगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये P का मान क्या है? 4 है, लेकिन Q का मान कितना है? 0, यानी कि Q का मान क्या हो गया? 0। अगर Q का मान 0 के बराबर होगा तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगी। और क्या है? अगर हम परिमेय संख्या को जैसे अगर हम बोल दिए 0.3 के बार, ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 यहाँ पे बार लगा है ना, तो जितनी संख्याओं को लिखे बार रखा है वो लिख देंगे। किसके? 3 के बार लिखा है तो 3 लिख देंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा उतना 9 लिख देंगे। यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 9 लिखेंगे। यानी एक क्या होगा? 3 × 3, 3 तरीके 9, यानी 1/3। ये क्या हो जाएगा? यही हो, ये क्या होगा? 1/3 परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हमें समझ में आ गया। और क्या है? परिमेय संख्या को हम जैसे अगर हम बोल दिए 4 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप बोलोगे 4 तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये 4 बटे में कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या होगा? यह परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि हम 4 के बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय उसे कहते हैं जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √2 को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। और √3, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम बोल दिया आपसे कि बताइए √4, ये क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो आप क्या बोलोगे कि √4 परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 को अंडर में 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी जोड़ा बनेगा, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसलिए √4 एक परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? अब हमें परिमेय संख्या समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। पहले क्या है? संख्या क्या है? वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के कौन कौन है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जो परिमेय संख्या है इसके भी कई रूप होते हैं। जैसे परिमेय संख्या क्या होता है?
परिमेय संख्या कितना है, इसके भी प्रकार होते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए एक होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। परिमेय संख्या के एक होता है पूर्णांक और दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। और तीसरा क्या होता है, प्राकृत संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, या फिर पूर्णांक होगा, या फिर प्राकृत संख्या होगा। समझ में आ गया। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो पूरा पूरा रहे, उसमें बटा दशमलव ये सब न रहे, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या रहते हैं। जिसे पूर्ण संख्या में जिसे हम बोल दिए जीरो, जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इधर 1 2 3 जितनी गिनती बनी है वो धन की सारी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। और इधर भी अब हम माइनस लगा के 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये सब क्या होगी, ये सब पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या में क्या होते हैं, 0 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2, ये सब क्या होगी, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक होगी। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हम क्या 0 1 2 -1 -2 जो पूरा पूरा रहता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को हम पूरा पूरा लिखते हैं। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है। देखिए जो जिसके आगे धन रहता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है, और इधर माइनस के क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक कितने, दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जिसके आगे धन रहता है, और ऋणात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जो माइनस में रहता है। देखिए इधर के -1 -2 -3 -4 -5 एक क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ पे धन की संख्या है 1 2 3 4 5 अनंत तक जितनी गिनती बनी है उतना क्या हो जाएगा, ये सब पूर्णांक हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए अब हम समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या समझते हैं। पूर्ण संख्या में क्या है, देखिए ऐसी संख्याएं बनी रहे अनंत तक। अब देखिए पूर्ण संख्या हमें क्या है, पूर्ण संख्या में जो यहाँ पर माइनस का संख्या नहीं है उसे हटा दीजिए, तो क्या होगा, पूर्ण संख्या में कहाँ से स्टार्ट होती है संख्या, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे जो जितनी गिनती बनी है वो सब क्या होंगे, पूर्ण संख्या। पूर्णांक में से क्या माइनस की संख्या हटा दीजिए, जो 0 1 2 3 4 अनंत तक जितनी संख्या बनी है वो सब क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब हमें क्या समझना है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, इसमें से जो पूर्ण संख्या है इसमें से 0 हटा दीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, और ऐसे ऐसे कितना जितनी संख्या बनी है वो सब क्या है, वो सब क्या है, प्राकृत संख्या। समझ आ गया। देखिए हमने क्या समझा, संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार का, वास्तविक संख्या और समित संख्या होती है। फिर उसके बाद हमने वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, कौन कौन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या समझा और अपरिमेय संख्या समझा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, Q मान 0 के बराबर नहीं होगा। ये समझ लिए हम, Q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो अंडर रूट में रहता है, जो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या के कितने हैं, 3 प्रकार होते हैं, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या होगा और प्राकृत संख्या हो गया। हमने परिमेय संख्या भी समझ लिए और पूर्णांक भी समझ लिए, पूर्ण संख्या भी और प्राकृत संख्या। अब हम आपसे पूछते हैं कि इन संख्याओं के अलावा भी और संख्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि और भी संख्याएं होती हैं। चलिए तो हम लोग उन संख्याओं को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्या होती है। अब हम लोग प्राकृत संख्याएं देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं किन किन भागों में बटा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक। पहले हमने परिमेय संख्या को देखा, कितने, 3 भागों में, कौन कौन, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और क्या है, प्राकृत संख्या। अब हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या के भाग देखेंगे। प्राकृतिक संख्या कौन कौन से होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्या को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से है, देखिए 4 भाग हैं। देखिए प्राकृत संख्या पहला क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। फिर दूसरा क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। और तीसरा क्या है, भाज्य संख्या। और चौथा क्या है, अभाज्य संख्या। चौथा क्या है, अभाज्य संख्या।
अब हम समझेंगे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या होती है क्या होता है। देखिए जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी कि अगर हम 2 से उसे भाग देंगे तो उसमें शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आएगा, तो क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे 2 से अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, वो सम संख्या 0 का शेषफल 0 आना चाहिए। जैसे अगर हम 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। 4 क्या होगा, सम संख्या। 6 क्या होगा, सम संख्या। 8 क्या होगा, सम संख्या। 10 क्या होगा, सम संख्या होगा। ये सब क्या होगी, सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है कि हम इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, शेषफल क्या आता है, शेषफल 0 आता है, वो क्या होगी, सम संख्या होगी। समझ में आ गया। इसे अब हमसे परीक्षा में क्या पूछता है कि सम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं। सम संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, सम संख्या को हम 2q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2q यानी कि 2q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अगर हम q के स्थान पे हम प्राकृतिक संख्या रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे, वो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसे 2q के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे 2q, q के स्थान पे क्या रखते हैं, हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं, ये क्या होगा, 2 क्या होगा, सम संख्या होगा। q के स्थान पे हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, यानी क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। हम यहाँ पे 5 रखते हैं, q का मान क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, या क्या है, 10 क्या है, एक सम संख्या है। समझ आ गया। अब क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसे हम 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं करता, यानी कि शेषफल का मान 0 नहीं आता, पूरी विभाजित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या पूरी नहीं विभाजित होती है और सम संख्या विभाजित, 2 से पूरी विभाजित हो जाती है सम संख्या, और 2 से विषम संख्या पूरी विभाजित नहीं होती है। चलिए देखते हैं विषम संख्या कौन कौन सी होती है। तो विषम संख्या क्या होती है, 1 हो गया, 2 से विभाजित क्या होगा, 3 आ जाएगा, 3 क्या है, विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या है। 13 क्या है, विषम संख्या है। 19 क्या है, विषम संख्या है। 25 क्या है, विषम संख्या है। 31 क्या है, विषम संख्या है। 25 क्या है, विषम संख्या। ये सब क्या है, विषम संख्या, क्योंकि हम 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल का मान 0 नहीं आएगा। अगर हम शेषफल का मान 0 आ जाएगा तो क्या होगी, सम संख्या। अगर शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तो क्या होगी, विषम संख्या। जैसे हम आपको बोल दिए कि 5 क्या है, 5 क्या है, विषम संख्या, क्योंकि इसे अगर हम भाग देंगे 2 दूना 4, एक शेषफल बच जाएगा तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। समझ आ गया। अब पूछेगा तो विषम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, तो विषम संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या, 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। विषम संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2q + 1 के रूप में। यहाँ पे q का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पे हम और q के स्थान पे हम 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी ये क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। समझ आ गया। अब क्या होता है, अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यानी वो अपने से कटेगा, एक से कटेगा और किसी अन्य से कटेगा, वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में जैसे हो गया 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि भाज्य, अगर हम इसका 4 का देखेंगे, 4 किससे कटेगा, 4 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 4 स्वयं से कटेगा, यानी कि 2 गुणनखंड के अलावा और भी उसके गुणनखंड हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, आप लोग समझ में आ गया। जैसे अगर हम क्या ले लिया 8 का क्या होगा, 8 के किससे कटेगा, 8 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और स्वयं 8 से कटेगा, ये क्या होगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ आ गया। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 6 8 10, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए हम कर दे 1 क्या है, 1 2 क्या है, या तो 2 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। अभाज्य संख्या में क्या होगा, 2 होगा और फिर क्या होगा, और 3 हो जाएगा। 3 किससे, या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। और 5 हो गया, 5 क्या है, 5 या तो अपने से कटेगा या फिर 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या। हमने क्या समझा, सम संख्या समझा, सम संख्या किसे कहते हैं समझ में आ गया। विषम संख्या किसे कहते हैं वो भी समझ लिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी समझ लिए, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी समझ लिए। अब हम समझते हैं, चलिए 1.1 अपना एक्सरसाइज करते हैं। चलिए देखते हैं कि 1.1 में क्या दिया है। एक प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में चलिए हम लोग व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य मतलब अभाज्य क्या होता है, जो सिर्फ अपने से कटे या फिर स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, वो क्या होता है, अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि उसका जो ये संख्या दी गई है उनका ऐसा गुणनखंड करना है जो सिर्फ अपने से कटे या फिर 1 से कटे, बस वही करना है। चलिए हम लोग क्या 140 का करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं 140 का निकाल लेते हैं। 140 सबसे पहले किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे, फिर कितना आएगा 35, फिर 5 से काट जाएंगे, फिर 7 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 140 का क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 7, 1 2 यही है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही होगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग 156 का निकालते हैं। किसका है, अगला क्या है 156 का निकाल लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 156 किससे काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, किससे कितना जाएगा, फिर
इसके बाद किससे काटेंगे, फिर हम 2 से करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक जाएगा, 2 9 18। समझ में आ गया। अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे। चलिए 3 से कर लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 त्रिके 9, अब क्या है 13, आ जाएगा 1। समझ में आ गया। यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। समझ में आ गया। तो 5005 का करते हैं। तो 5005 का पहले हम लोग निकालेंगे। तो 5005 इसका हमको गुणनखंड निकालना है 5005 का। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। पहले किससे काटेंगे, 5 से काट देते हैं। कितना आएगा 1001, यही आएगा। अब किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे। किससे कटेगा, 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौं 28, 4 यहाँ पे कितना बचेगा 2, 7 त्रिका 21 आ जाएगा। अब किससे काटेंगे, अब देखिए किससे, 11 से कटेगा। 11 से काट लेते हैं। 11 कम 11, 11 3 जाएगा वहाँ पे, 11 3 33। इस बार किससे कटेगा 13, तो यहाँ पे हो गया। समझ में आ गया। तो इसका क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आप लोग इसका 3825 का करके दिखाइए। आप लोग करिए जल्दी जल्दी। चलिए तो हम लोग करते हैं 3825 की। कितना है 3825 का, 3825 का करते हैं। 3825 का करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3825 को पहले लिख देंगे। अब किससे काटेंगे, ये 30 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, कटेगा। चलिए देख लेते हैं। 3 कम 3, 3 दूना 6, फिर कितना आएगा 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15, यानी 3 से कट गया। अब फिर से इसे 3 से काटेंगे। चलिए देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 से काटते हैं। 3 चौके 12, फिर क्या है 3 दूनी 6, 3 5 15, कट जाए। अब देखिए 3 से कटेगा, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। पूरी संख्या को जोड़ने पे अगर वह संख्या 3 से कट जा रहा है तो जिससे जुड़े रहेंगे वो संख्या क्या होगा 3 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो क्या होगा, अब इससे किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से काट लेते हैं। 5 बटे 40, 2 बचा 5 बचे 25, फिर से 5 से काट लेते हैं। कितना आएगा 17, फिर काटेंगे 17 कौन 17, यानी क्या 3825 का क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही होगा। तो इसका 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। समझ में आ गया। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क में दे रहे हैं कि आप लोग 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालकर हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, चलिए तो अब हम लोग प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 क्या कर रहा है, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा होगा कि प्रश्न 2 क्या है। बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सूत्र है। सूत्र क्या है, यह सूत्र हमारा क्या है, जैसे पहली संख्या होगा, जैसे 2 संख्या है पहली संख्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम यानी कि लॉस गुणे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मॉस, क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ। यानी कि यहाँ लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। तो यहाँ पे हम 2 संख्या है तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनखंड। क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक कर सकते हैं। समझ आ गया। चलिए हमें क्या प्रश्न दिया है, प्रश्न 1 क्या कर रहा है, 26 और 91 का हमें क्या निकाला है, हमें 26 और 91 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालकर उन दोनों को जांच करना है। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। पहले क्या है, पहला है 26 और 91, यही है। चलिए तो हम लोग पहले 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है 26, पहला लिखेंगे हल, लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड।
26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 26 का क्या होता है? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा और 2 के बाद क्या होगा? 13 होगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 13 होगा। और इसके बाद क्या है? 91 का। अब लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। इक्यानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्या होगा? 7 होगा। 7 से कटेगा कि नहीं? 7 होगा। फिर क्या होगा? 13 हो गया। होगा ना? किसका? 26 का क्या होगा? 2 होगा और 13 होगा। और इसका 91 का क्या होगा? 7 और 13 होगा। अब देखिए हम HCF कैसे निकालते हैं? HCF क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वो क्या होगा? उसका HCF रहेगा। क्या रहेगा? HCF रहेगा। HCF मतलब जो दोनों में हो कॉमन, उसे क्या कहते हैं? HCF। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 13 है, इसमें 13 है, हाँ, तो ये क्या होगा? HCF इसका क्या होगा? इसका HCF होगा 13, यानी क्या होगा? 13। समझ में आ गया? इसका HCF क्या होगा? 13 होगा। इतना समझ में आ गया? अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम देखिए कहाँ है? एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो HCF रहेगा HCF लिख देंगे गुणे, और जो जो बचा है उसे हम लिख लेंगे। क्या बचा है? 2 बचा है और 7 बचा है, तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 7 लिखेंगे। हो गया? अब हम इसका कर देंगे गुणा, तो क्या होगा? एलसीएम कितना आएगा? 13 दूना 26, 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 की 2, हाँ 4, और 7 दूनी 14 4 18, 182। इसका क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या है एलसीएम गुणे HCF। तो यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि हमें क्या 26 और 91 का क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। 26 और 91 का गुणनफल क्या होगा? 26 और 91 क्या होगा? 6 कम 6, फिर 6 9 54, फिर 2 1 कम 2, 9 दूनी 18, 1 4 2 6, 8 5 13 और 1 13 26, 23 और 61 क्या आएगा? इसका आएगा 23 और 61। क्या इन दोनों संख्या का गुणनखंड क्या आएगा? 23 और 61 आ गया। आ गया? अब क्या है? एलसीएम गुणे HCF। एलसीएम कितना है? 13। एलसीएम क्या है इसका? एलसीएम है 182, 182 गुणे HCF कितना है? HCF है 13। क्या होगा? HCF कितना हो गया? 13। अब गुणा करेंगे, देखिए क्या आता है? 13 दूना 26, 26 के 6 हासिल आ गया 2, 13 बटा 104, 104 2 106, 6 आ गया। 13 कौन? 13 13, यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं, गुणा 6 कम 6 होगा। यहाँ पे 6 कम 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि जो इस साइड जो संख्या है वो इस साइड की संख्या के बराबर होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग को मिस्टेक किया था, 6 कम 6 होता है। क्या होगा? 6। देखिए दोनों संख्या का गुणनफल क्या है? 23 66 आ गया। और एलसीएम गुणे HCF के तो क्या आ गया? 23 66। यही हमें दिखाना है। अब अगला क्या है? 510 और 92 है। और अगला क्या है? 336 और 54 है। तो हम एक ठो आप लोगों के लिए कर दे रहे हैं और एक ठो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या होगा। चलिए तो हम किसका 510 और 92 का करते हैं। क्या है? 510 और 92 का, चलिए करते हैं। हमें किसका करना है? 510 और 92 का। तो किसका है? 510 और 92, यही हमें करना है। तो चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कि कितना कितना होगा। तो क्या होगा? पहले हम 510 का निकालेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? चलिए करते हैं। ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे आपको बताए थे हमने। 510 यही है। पहले किससे काटेंगे? 2 से करेंगे। 2 से कर लिए, 2 दूना 4, कितना आएगा? 1 2 5 10, 2 5 10। फिर किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 से कट जाएगा। 3 7 21 3 8 24, फिर कितना आएगा? 1 3 5 15। अब किससे कर देंगे? अब हम करेंगे 5 से। 5 से काट देते हैं, कितना आएगा? 5 1 5, 5 7 35। अब क्या आएगा? 17, 17 से काट लेते हैं, कितना आएगा? 1। तो इसका क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 510 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब क्या है? 92 का। 92 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 92 का क्या होगा? चलिए निकाल लेते हैं। इसे हम 92 का यहीं पे कर लेते हैं। 92 का क्या होगा? 92 का निकालते हैं। किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 2 8 2 चौके 8,
एक बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इसमें इसे 23 से आ जाएगा। अब हम लिखते हैं कि 92 का अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 23। चलिए इसमें दोनों कॉमन क्या है? इसमें जो कॉमन रहेगा वो क्या होगा? HCF होगा। HCF क्या होगा? जो दोनों में रहेगा वो क्या होगा? HCF और HCF। अब HCF दोनों में कौन है? ये देखिए 2 है, और कोई है दोनों में? और कोई नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा? HCF इसका क्या होगा? इसका होगा 2। HCF क्या हो जाएगा? 2। और LCM क्या होगा? LCM क्या होगा इसका? LCM क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम पहले HCF जो रहेगा वो लिख देंगे, फिर LCM जो बकिया जो बचा है उसको कर देंगे। यहाँ पे 2 बचा है, 2 लिख दे रहे हैं, और फिर कितना बचा है? 3 बचा है, 3 कर दे रहे हैं, 5 बचा है 5, और 17 बचा है, और 23। समझ में आ गया?